तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है और सब अपने अपने तई इस बजट का विश्लेषण कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये 2047 का भविष्य के भारत का बजट है और विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। फिर भी जिस भी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अपने अपने लिए उम्मीदें खोजते हैं, अपने अपने लिए रास्ते खोजते हैं और इसमें सबसे बड़े रास्ते खोज रहे हैं वो युवा जो 2047 का भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए इस बजट में क्या है, क्या उन्हें रोजगार बढ़ने की उम्मीद है, क्या उनके लिए कुछ ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है जिस पर अलग से बात की जाए, उसको मार्क किया जाए, यही जानने समझने की कोशिश में आज हम जुटे हुए हैं। और इसी के लिए स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं कुणाल गुप्ता जो CEO हैं रोजगार.com के। हम उनसे ज़रा जानने समझने की ये कोशिश करेंगे कि जो युवा आबादी है उसको इस बजट में क्या मिला है और क्या वाकई 2047 की जो बात की जा रही है इस बजट में वो उन युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है क्या। तो थैंक यू सर वक्त देने के लिए। यूथ जी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आपने बोला यूथ जो विकसित भारत की तरफ बड़ी निगाहों से बैठा हुआ है। खैर 2047 तक जो आज का यूथ है वो बड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एजुकेशन के एरिया में, इंडस्ट्री के एरिया में अपने को करनी पड़ेगी। आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर और आज के यूथ की एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो आई थिंक मैं एक चीज़ जो क्लियर करना चाहूँगा जो पिछले बजट में बहुत बढ़िया थी और इस बजट में थोड़ी सी मिस हो गई, वो था फोकस ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे हम आज की डेट में रोज़ मेरे पास क्वेश्चन आता है क्या ये जॉब रोल रहेगा, नहीं रहेगा, क्या इस जॉब रोल में ग्रोथ है, क्या ये जॉब रोल मेरा इम्पैक्ट होगा, क्या मेरी भी नौकरी चली जाएगी, क्या कंपनी मेरे को भी निकाल देगी। तो अगर उस एरिया पे फोकस करके चलें तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट लगभग हर ही एरिया में आएगा, भले ही वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, आपका फूड सप्लाई चेन हो, लॉजिस्टिक्स का एरिया हो, IT का एरिया तो डेफिनेटली हम लोग देखते ही देखते हैं, हेल्थ केयर के एरियाज़ हों। तो AI देखो आपको इमीडिएटली रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन AI की यूजेज अगर आप नहीं कर पाए तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लेस कर देगी, क्योंकि जो युवा शक्ति आज निकल के आएगी तो जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है और जो आने वाले युवा हैं जो वर्कफोर्स में जुड़ने वाले हैं उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने जॉब्स में, अपने स्किल सेट में कैसे डाला जाए और उससे अपनी नौकरी को कैसे इन्हांस करा जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। मतलब वो हेल्पिंग हैंड होगा आपके लिए, हेल्पिंग हैंड होगा, एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। दूसरा एरिया जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बजट में, बड़े लिमिटेड एरिया से, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा एरिया निकल के आया, वो था टेक्सटाइल के ऊपर फोकस। खैर मैं बहुत ही आशाओं से देख रहा था कि क्या पता टेक्सटाइल के ऊपर ये लोग फोकस डालते ताकि जो हमें एडवांटेज ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से मिली है, बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से मिली है, वियतनाम का भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया, टर्की का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया है, EU के साथ इतनी शानदार डील हुई है, आज की डेट में टर्की का पूरा माल EU में जाता है। तो इंडिया के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने के लिए, जो एक गिरती हुई इंडस्ट्री है पिछले 10-15 साल से, उसको रिवाइव करने के लिए उसमें कुछ इंसेंटिवाइज कर सकते थे, बांग्लादेश को ये सीधा का सीधा निकाल सकते थे। जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है वहाँ पे सारी और रहेगी अगले 5-7 साल तक बांग्लादेश अब स्टेबलाइज होता, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनको दिख नहीं रहा है। तो इंडिया उसका बिजनेस बेनिफिट आज की डेट में उठा सकती थी। यही चीज़ इंडिया ने मिस कर दी कोविड के दौरान, जहां पे चाइना को कई चीज़ों में रिप्लेस करा जा सकता था, लेकिन हमारी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेडी नहीं थी इसीलिए हम लोग वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अभी भी बहुत आशाओं से देखना चाहिए कि टेक्सटाइल को हम री एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गारमेंट्स को कैसे EU मार्केट्स में डाल सकते हैं, एक फ्री ट्रेड डील का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपको मैं ये बार बार ये बता रहा हूँ टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर, क्योंकि लगभग 8% एम्प्लॉयमेंट, 8% एम्प्लॉयमेंट केवल हमारी टेक्सटाइल अपैरल मार्केट से आती है। बिल्कुल। दूसरा एक बड़ा मेजर योगदान है, एक और लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वो है ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, लगभग 25% ऑफ ऑल अवर एक्सपोर्ट्स happen on the automobile and automobile component sector. So I think उसके लिए भी कोई प्रावधान अपने को बनाना पड़ेगा कि कैसे उनकी स्किलिंग करी जाए, कैसे हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स के लिए, कैसे ये BMW के लिए, मर्सिडीज़ के लिए स्पेयर पार्ट्स बना के उन्हें सर्विस कर सकें जर्मन मैन्युफैक्चरर्स को यूरोप के अंदर, कैसे सस्ता माल पहुंचा सकें, अगले 2 साल 3 साल की कैसे प्लानिंग कर सकें। आई थिंक ये एक एरिया है जो इस साल तो डेफिनेटली बजट से मिस होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, अनलेस अगले कुछ महीनों में, साल में कुछ
परिवर्तन हो और गवर्नमेंट इस एरिया की तरफ तवज्जो दे या प्राइवेट सेक्टर ही फोकस करे। और इस एरिया में बहुत स्कोप है इंडियन यूथ को एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों को लेकर। अच्छा, एक ये जो 2-3 तरीके की और भी बातें हुई हैं जो यूथ सेंट्रिक दिख रही हैं, जैसे डेटा सेंटर बनाने की बात हुई है, जी जी। क्या इससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा या फिर ये जो बाहर की कंपनियां हैं वहीं आएंगी, यहाँ पे डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करेंगी और उनको जो इंसेंटिवाइज किया जा रहा है उसका सारा फायदा उन्हीं को होगा, हमें कोई फायदा होता नहीं नजर नहीं आ रहा है जैसा विपक्ष कह रहा है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने एक बड़ा ही नींव फाउंडेशनल क्वेश्चन को टच करा है। बड़ा इसका स्ट्रक्चर्ड आंसर मैं आपको देता हूँ। पहला, देखिए, इंडिया बहुत पुश करके देख चुका है पिछले 10 साल में, कोई भी आगे आके अपना डेटा सेंटर नहीं डाल रहा है। अदानी, रिलायंस को छोड़ के मेरे ख्याल से कोई और बड़ा बिजनेस हाउस, बिरला, महिंद्रा, कोई आगे बढ़ के अपना डेटा सेंटर नहीं डाला है। इन्फोसिस ने अपना डेटा सेंटर डाला हुआ है ओडिशा में, आरबीआई ने अपना डेटा सेंटर डाला है ओडिशा में। काफ़ी इंसेंटिव्स देने के बावजूद हम लोग डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने अभी डेवॉस में एक लाइन बोली थी कि 5 लेयर्स हैं एआई की, उसमें इंडिया डेफिनेटली एप्लीकेशन लेयर में आगे है, जो हमारा इंजीनियर है वो बहुत आगे है। लेकिन जो बाकी चारों लेयर्स हैं, मॉडल की हो, चिप डिज़ाइनिंग की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या एनर्जी की हो, सब में काम करने की सख्त ज़रूरत है। डेटा सेंटर एनर्जी खाता है बहुत ज़्यादा। डेटा सेंटर को पानी चाहिए, डेटा सेंटर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, कोल्ड प्लेस चाहिए आपको, कोल्ड प्लेस चाहिए। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इक्विपमेंट कौन लेके आएगा जो एकदम न्यूएस्ट इक्विपमेंट है? तो गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्लेयर्स को यूरोप से इंगेज करने की कोशिश कर रही है कि वो लोग आएंगे और इंडिया के अंदर डेटा सेंटर डालेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रेड कारपेट लेआउट कर दिया है कि भाई साहब आप आओ, 22 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप आओ, अपनी इक्विपमेंट लेके आओ, अपनी इंजीनियरिंग लेके आओ और हम लोगों को सिखाओ, यहाँ पे अपने डेटा सेंटर डालो। बिकॉज इंडिया के अंदर इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और सारा का सारा विदेशों में जा रहा है। अगर इंडिया खुद के LLMs भी बनाता है तो उस मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए, लोकलाइजेशन करने के लिए, डेटा कंट्रोल करने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए आई थिंक इंडिया में डेटा सेंटर डालना और बढ़ाने की बड़ी सख्त ज़रूरत हो रही है। तो ये नीड ऑफ द आवर था, ये तो एक डेस्पिरेशन मेजर है कि भाई सब ले लो लेकिन आप आके यहाँ पे डेटा सेंटर तो सही, पहले बताओ तो हमें कि ये होता कैसे है, काम कैसे होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट को लेके मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। डेटा सेंटर चलाना, बनाना, स्ट्रक्चरिंग और एफिशिएंसी निकालने के लिए हाई एंड इंजीनियर्स चाहिए, कुछ हार्डवेयर के इंजीनियर्स चाहिए, सेमीकंडक्टर के इंजीनियर्स चाहिए। फॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बने हुए हैं, GCCs बने हुए हैं, जैसे फॉरेन कंपनीज जिन्होंने इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं कई सालों से, उसमें अपने नोएडा में केडेंस है, मेंटर ग्राफिक्स है, एस्टिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, पहले फ्री स्केल होती थी। तो ऐसे ऐसे करके सिनॉप्सिस है, कुछ अच्छी बढ़िया तरीके की कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर स्पेस में, डिज़ाइनिंग स्पेस में काम कर रही हैं। कुछ कंपनीज़ गुजरात में भी हैं। कहीं ना कहीं डेटा सेंटर सेटअप के लिए हमारे को ये सारी की सारी इंजीनियरिंग टैलेंट लगेगा। ये सारे मौजूद है हमारे पास हैं, हमारे पास कई देशों के मुकाबले हैं, कई देशों में तो है ही नहीं। तो फॉर्चुनेटली जो इंडिया इज़ लाइक अ मदर हब ऑफ ऑल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो इंजीनियर, एकदम हाई एंड इंजीनियर, आप देखेंगे गूगल का CEO भी अपना है, एडोबी का CEO भी इंडियन है, ठीक है। सो देश विदेश के सारी टॉप टेक कंपनीज के CEOs मेजरली इंडियन, CTOs इंडियन या उनकी इंजीनियरिंग इंडियंस ड्राइव करते हैं। तो इंडिया एप्लीकेशन लेयर पे और AI अडॉप्शन में डेफिनेटली काफ़ी आगे है और इंडियन इंजीनियर्स डेफिनेटली बहुत आगे हैं। उसकी एप्लीकेशन और कैसे हम उसको स्ट्रक्चर कर पाते हैं, बुन पाते हैं देश के फ़ायदे के लिए, एक वो समय बताएगा और प्लस हमारी स्ट्रैटेजी बताएगी। पहले आए तो सही, कोई वहाँ से लेकर के डेटा सेंटर के इक्विपमेंट लेके आए, यहाँ लगाए, तो शायद हम कुछ और चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लैंड सब्सिडी भी और देनी पड़ेगी, एनर्जी सब्सिडी भी देनी पड़ेगी। तो आई थिंक या तो गवर्नमेंट इनको सबको कोलैप्स करके एक सिंगल सब्सिडी देना चाहती है, टैक्स एक ही बार में सब दे दिया, या तो ऐसा इस तरीके का प्रावधान कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लगभग $10 बिलियन का एक कोई बहुत बड़ा डेटा सेंटर नहीं लगता उसमें, कोई मतलब छोटा ही डेटा सेंटर लगता है उसमें भी। तो बहुत बड़ा निवेश चाहिए और बहुत बड़ा हाई एंड इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए इसके लिए। अच्छा, एक और रोजगार को लेकर के बात हुई है जिसको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन को लेकर के। जी जी जी। कि हर स्कूल में, कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन पे बात होगी। आपको लगता है क्या कि इससे रोजगार बढ़ेगा? क्या ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला जो दौर चल रहा है अभी, जी जी जी, कि लंबे समय तक टिकेगा
जिस सर मैं तरीके से इसलिए चल रहा हंस रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एग्जैक्टली इसी चीज़ पे एक चैनल में बोला और मैंने उन्हें ये बताया कि आदमी क्या करना चाहता है। अगर आदमी आज पढ़ाई नहीं करना चाहता, पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, मौज मस्ती लेता है, तो क्या उसके लिए हमारे संसार में, क्या उसके लिए हमारे समाज में कहीं पे एक्सेप्टेबिलिटी है? तो आंसर है हाँ। कंटेंट क्रिएटर गवर्नमेंट रियलाइज़ कर चुकी है कि जो व्लॉगर है, जो पॉडकास्टर है, जो लोग जिन्होंने शुरू करी थी अपनी जर्नी 10-12 साल पहले टिकटॉक से, फिर टिकटॉक बैन हो गया, फिर अब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगा कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस यूथ का, इस इन्फ्लुएंसर एज का, इन युवाओं का, जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन बड़े अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं। वर्ल्ड क्लास लेवल पे इंडिया की कंटेंट जनरेशन हो रही है और उसका एक बड़ा क्लियर इम्पैक्ट है। आपका ये जो स्पिरिचुअल रेजोनेंस हो रहा है, जो एकदम अपराइजिंग देख रहे हैं आप, मंदिरों में 10-10 गुना भीड़ हो गई है। ये युवा जाता है, व्लॉग बनाता है, वीडियो बनाता है, रील फेमस होती है, रील वायरल होती है और आप देखेंगे मंदिरों में, सेम मंदिरों में जो आज की डेट में भीड़ है वो 5-5 गुना, 10-10 गुना हो चुकी है। जो खासतौर से अनएक्सप्लोर्ड मंदिर थे, जो जहाँ पे कोई नहीं अनएक्सप्लोर्ड जाता मंदिर था। थे, कई अनएक्सप्लोर्ड जगहें थी, टूरिस्ट प्लेसेस थे, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ के आ रही है। अभी आपने मनाली का ही देखा होगा, तो ये जो लोग वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, उससे टूरिज्म को कितना बूस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट को सही चाहिए कि इनकी एनर्जी सही तरीके से डायरेक्ट करके टूरिज्म बूस्ट करें। जो इन्होंने मेडिकल टूरिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस करा और टूरिज्म को लेकर गाइड्स की ट्रेनिंग को लेकर जो इस बजट के ऊपर फोकस रहा है, आई थिंक इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके थोड़े से और कंटेंट क्रिएशन अगर हम सिखा इसको सकें थोड़ा अपने वास्ट स्कूलों और में। कर सकते थे, उसमें बातचीत हो सकती थी, उसका रास्ता तय किया जा सकता था कि कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या हम चाहते हैं करना। जी जी जी, आई थिंक वो हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा जब 15,000 स्कूलों को, स्कूल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, स्मार्टफोन सभी के पास है, टेक्नोलॉजी एक्सेस सभी को आता है, तो मेरे ख्याल से बड़ा युवा हमारा तेज़ है, वो इसको पकड़ लेगा बड़े आराम से। तो कुल मिला के आप ये देख पा रहे हैं कि इस जो पूरा बजट है जिस पे यूथ को जो फोकस किया गया है, कुछ हुआ है, कुछ और भी हो सकता था। देखिए वो तो हमेशा ही कहानी रह जाएगी कि क्या अवसर हैं जो इंडिया छोड़ रहा है, क्या अवसर हैं जो इंडिया ले रहा है। तो कुछ करा गया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करा गया है। क्या करा जा सकता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा युवा बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कुछ है जो करा जा सकता था, जो हुआ नहीं है। लेकिन जैसे अगर खासतौर से हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बातें करें, वहाँ का जो युवा है, बंगाल का भी इवन मान लीजिए, जो पिछड़े राज्य है, जो काऊ बेल्ट है खासतौर से, वहाँ के युवाओं में इकलौता शौक ये होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी रहेगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। उसको लेकर के लगातार बातें नहीं हो रही हैं। आप रोजगार.com के संस्थापक हैं, सीईओ हैं, आप देख पा रहे हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो पूरा गवर्नमेंट सेक्टर वाला जॉब्स था वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है और वो पैसा कमाने के बाद भी, कंटेंट क्रिएशन भी है, वो उससे पैसा कमा भी रहा है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसको भी कहा था कि यार एक गवर्नमेंट जॉब कर लेते तो ठीक। हम जैसे लोग ठीक पोजीशन पे हैं, इसके बावजूद घर वाले कहते हैं सरकारी नौकरी तो नहीं है। इसको कैसे दूर किया जाए? सरकारी नौकरी एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी था। वो सोशल सिक्योरिटी लोगों को आजकल लगता है कि नए ज़माने में नहीं है युवाओं के पास। चेंजिंग जॉब्स हैं, बंदों को निकाला जाता है, लोग सुनते हैं अलग अलग चीज़ें। तो इसलिए आई थिंक जो हमारे पुराने ज़माने के, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट ख़त्म हो गया है। एस्पिरेशनल जॉब आज भी हमारे गांव देहात में अभी भी सरकारी जॉब, यूपीएससी अभी भी सॉट आफ्टर जॉब है। लोगों को लगता है सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो एक तरीके की इज्जत आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। और कई लोग तो अभी भी अंडर टेबल कमाई के लिए, या उनको लगता है कि एकदम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, सरकारी नौकरी आ जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं, सच नहीं है। कुछ ही चुनिंदा ही कुछ ही लोग हैं जो ख़राब हैं, लेकिन सिस्टम में अभी भी क्वालिटी, काम और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसे देश नहीं चल रहा है। हाँ, वो ऐसे ईमानदार लोग नहीं रहते तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता। 2-4-10 बेईमानों की वजह से तो ख़राब नहीं हो सकता है पूरा सिस्टम। लेकिन यही जो सोशल सिक्योरिटी वाली बात आप कर रहे हैं, जैसे मैं रील बनाते हुए देखता हूँ लोगों को, जी, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर भी घर बैठे अगर मैं गांव में गया हूँ, अरे वो क्या करता है, वो तो रील बना रहा है, जबकि वो अच्छे पैसे कमा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, और उनसे अच्छा है जो बी ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, बैंक पीओ हैं। फिर भी उसको वो जो एक्सेप्टेंस होती है, सोशल एक्सेप्टेंस,
वो नहीं मिल पा रही है, और जो देहात का युवा है वो इसके लिए तो छटपटा रहा है। उसका कोई रास्ता? अविनाश जी, उसका सबका रास्ता है। आप थोड़ा सा आज युवाओं के बीच में बैठेंगे, पैसा एक बहुत बड़ा उसका सोल्यूशन है। जब बंदा दूसरे के पास पैसा देखता है, गाड़ी देखता है, उसका मोबाइल देखता है, उसका रहन सहन देखता है, गाड़ी देखता है उसकी, तो वो सोशल सिक्योरिटी समय समय के साथ आ जाएगी। बस यही है कि जैसे बाकी एरियाज़ में होता है कि 10,000 आदमी कंटेंट क्रिएशन करता है, पैसा कमाता है 200, तो वही वाला हाल है। हर आदमी को लगता है कि फ्री की इनकम आ जाए, हम क्यों पढ़ने जाएं, हम क्यों काम करने जाएं, हम भी रीलें बनाएंगे। अब रीलें बनाने के लिए भी तो भाई साहब आपके अंदर पैशन होना चाहिए। ठीक है, आपको एजुकेशन की जगह क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मन लगना चाहिए। आदमी शॉर्टकट इस एरिया में भी लेना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि जब तक आप कोई भी काम मन लगन क्रिएटिविटी के साथ नहीं करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं आएगी। क्योंकि इससे वल्गैरिटी बढ़ रही है ना, जब आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो वल्गैरिटी बढ़ रही है जी। और जो निगेटिव इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो रहा है उसी वल्गैरिटी की वजह से हो रहा है, जी। जिसको लेकर के लोग डिफेम कर रहे हैं कि यार ये ठीक बात नहीं है, रील बनाना तो ठीक काम नहीं है। जी जी जी। हम पूरी कोशिश ये कर रहे थे समझने की कि 2026-27 का जो बजट है उसमें युवाओं के लिए क्या है। युवाओं के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे अवसर दिए हैं सरकार ने, कुछ हुआ है और भी बहुत कुछ होने की उम्मीद है। और जैसा कि हम कुणाल जी से बात कर रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ा अवसर है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा और पुश किया गया होता तो जो 8% रोजगार वो दे रही है और भी उसमें रोजगार की संभावनाएं हैं, क्योंकि अगल बगल के जो देश हैं वो अभी उस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो शुक्रिया। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।